हेलो एवरीवन, आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। हमारे 80th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको दिल से बधाइयाँ और आई होप आप सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे आज का इंडिपेंडेंस डे। तो वेलकम टू ओनली आईएएस। और चलिए इस पावन दिन हम एक चीज़ पर ध्यान देते हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, वो है आज की इम्पोर्टेंट स्पीच। मुझे उम्मीद है कि आपने आज पीएम मोदी की स्पीच सुनी होगी जो हर इंडिपेंडेंस डे पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल किले से देते हैं। तो चलिए आप जानते हैं आज की इस स्पीच में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएंगी। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो स्पीच से आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इस बार क्या खास रहा। हाल के सालों की सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अराउंड 77 मिनट्स में स्पीच खत्म कर दी उन्होंने। और इस बार उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया। 2047 में हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। जो डेवलप्ड इंडिया का सपना हमने देखा है 2047 के लिए, उसके लिए उन्होंने बात करी सप्तधारा की। 7 धाराएं, एक विजन, विकसित भारत 2047। इस सप्तधारा को हम जोड़ सकते हैं सप्त सिंधु के साथ। और बात इन्होंने की इन 7 धाराओं के द्वारा बनेगा वो 7 पिलर जिस पर खड़ी होगी विकसित भारत की रियलिटी। तो पहली बात, ये 7 पिलर्स कौन से हैं जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, क्या अनाउंसमेंट की, तो देखते हैं। पहली बात, आपको अगर एक डेवलप कंट्री बनना है तो हमें पता है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमें बनना ही है। उससे कहीं ज़्यादा हमें बनने की ज़रूरत है। हमें अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। तो उन्होंने कई चीज़ों पर इस बार ध्यान दिया। इन 7 धाराओं को सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं। जहाँ इसमें उन्होंने बात करी है विनिर्माण शक्ति की, कृषि शक्ति की, प्रौद्योगिकी की, गति शक्ति की, रक्षा शक्ति की, सांस्कृतिक शक्ति की और हरित शक्ति की। पर इन शक्तियों का अर्थ क्या है? सबसे पहले जिस चीज को हमें जानना चाहिए वो ये है कि सब सिंधु है क्या, या क्या है ये सब धारा जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इस पिलर को एक बेस बना के बताया। तो असल में इसके जो कोर थॉट आते हैं वो आते हैं सब सिंधु से। वो 7 नदियां जिससे हिंदुस्तान की ये पूरी भारत की सिविलाइजेशन बनी थी। वो 7 नदियां जिन्हें हम सप्त सिंधु कहते हैं, जिनका जिक्र वेदों में होता है। वो सब सिंधु कौन थी? सिंधु या इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, जिनके प्राचीन नाम वितत्स, असिकनी, पौरुषनी, विपासा, सरस्वती, ये वो 7 नदियां हैं जिनका जिक्र वेद में भी किया गया है। तो कहा जाता है कि भारत के पूरे जो सभ्यता है वो इन 7 नदियों पर ही बनी है। तो इन्हीं तरह से हम 7 जब अपनी धाराओं को सुदृढ़ करेंगे तो हमारी विकसित भारत की नई दिशा बनेगी। तो हमारे लिए पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि आप इसको जोड़ सकते हो कि सप्तधारा, सब सिंधु और सब 7 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ किन चीज़ों की बात इन्होंने की है? तो देखिए, इन नदियों से क्या मिला था हमें? इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेड बढ़ा था, हमारी सिविलाइजेशन की बेस तैयार हुई थी, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, ये सब यहीं से आया था। तो ठीक उसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि हम भी सब सिंधु की तरह सब धाराओं का इस्तेमाल करके अपने देश को विकसित करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर। अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का चल रहा है, आपको पता ही होगा। और अब कुछ ही घंटे बचे हैं इस ऑफर के लिए। तो आज आप जल्दी से एनरोल करके इंडिपेंडेंस डे के ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जहां आप 2027 या फिर 28 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रहार मिल जाएगा सिर्फ 11,000 के डिस्काउंट पर, और संकल्प अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 13,000 रुपये में। तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दोनों ही ऑनलाइन कोर्सेज पे चल रहा है, जो एक फुल टाइम आपके कोर्सेज हैं। 2027 के लिए प्रहार, 28 के लिए संकल्प, जो असल में 19,000 और ऑलमोस्ट 22,000 के कोर्सेज हैं, वो अभी आपको सिर्फ 11,000 में प्रहार और संकल्प 13,000 में मिल रहा है। वहीं सृजन, जो एक हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पूरा टेस्ट सीरीज और पूरी डिस्कशन वाला कोर्स है 27 के लिए, 2027 के लिए, वो आपको मिल जाएगा अभी केवल 9,000 रुपये के अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। सिर्फ इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, थोड़ा ही टाइम बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं। तो इस वीडियो के पिंड कमेंट पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। काफ़ी कम टाइम के लिए बचा है ये ऑफर, तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत हेल्प हो सकती है। सो जरूर जाके ज्वाइन करिए। और यही नहीं, जो ऑप्शनल बैचेज नॉर्मली आपको अराउंड 19,999 यानी ऑलमोस्ट जो 20,000 रुपये के कोर्सेज थे, वो अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर में आपको सिर्फ 11,000 में मिल रहे हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ भी आपके लिए, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यमों में कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो। तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ घंटे बचे हैं, अब इसका लाभ लीजिए। और अब हम चलते हैं टॉपिक के डिस्कशन की तरफ। शक्ति की वो 7 धाराएं जिनसे हम अपने एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 7 धाराओं की बात की है उन सभी को देखते हैं। तो पहली धारा है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण शक्ति। जब तक हम विनिर्माण नहीं करेंगे, जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग पावर बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने सही में जो डेवलपमेंट का सपना देखा है हम कहीं से पूरा कर पाए। तो हमारा टारगेट 2030 तक के लिए पहले ये था कि हम $1 ट्रिलियन की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी बनाएंगे। फिर हम 25% शेयर लेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, टॉप 3% बनेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का। ये तो हमारे नॉर्मल टारगेट्स हैं। तो इसके लिए इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या बोला, जरा वो देखते हैं। तो पहली चीज ना, जब भी आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनना चाहते हैं, कुछ शब्द बार बार खबरों में आते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन। तो आपको समझना होगा असल में ग्लोबल वैल्यू चेन होती क्या है। तो असल में जैसे भी कोई चीज बनती है, जैसे मान लो टी शर्ट आप बना रहे हो, तो टी शर्ट के लिए कपड़े से टी शर्ट बनता है, कॉटन से। तो लेट्स से कॉटन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रुई। तो आप कॉटन ग्रो करोगे, कॉटन से थ्रेड्स बनेंगे, उनसे फिर क्लोथ्स बनेंगे, फिर उनकी सिलाई होगी, उनकी डाई उनको किया जाएगा कलर में, फिर उनके ऊपर प्रिंटिंग होगी, फिर पैकेजिंग होगी, और पैकेजिंग के बाद फाइनल मार्केट में वो पहुंचता है। तो पूरा चक्र होता है ये, और ये चक्र कहलाता है आपका सप्लाई चेन। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज जहां से उसके रॉ मटेरियल निकलते हैं, जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचती है, उस पूरी प्रक्रिया में जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब पार्ट होते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन के। तो अभी ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब अलग अलग स्टेजेस में जब आप चीज़ों को बनाते हैं, और भारत अब ग्लोबल वैल्यू चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना चाहता है जहां न सिर्फ हम रॉ मटेरियल जैसे कॉटन प्रोवाइड करें या बेसिक मटेरियल जैसे कपड़े प्रोवाइड करें, बल्कि हम वो करें जिससे सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है। मान लो एक नॉर्मल सी टी शर्ट है, ब्लैंक टी शर्ट जिसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो टी शर्ट आपको मान लो अगर 400 रुपये की मिल रही है, और उसी क्वालिटी की टी शर्ट के ऊपर जो 400 से लेकर 500 रुपये की है, अगर उसके ऊपर अदिदास का स्टिकर लग जाए, नाइकी का स्टिकर लग जाए, तो अपने आप वो टी शर्ट 2000 रुपये की हो जाती है। वो वैल्यू क्या आ रहा है, ब्रांड से वैल्यू आ रही है। एक नॉर्मल मोबाइल फोन और कुछ उसमें आप एआई इंटीग्रेट कर दो, उसके दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड हो गई। तो हमारा एम है अब हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, यानी बेसिक असेंबली की तरफ नहीं कि अलग अलग कंपोनेंट आए हमने जोड़ के बना दिए, वहां नहीं, अब उससे और अगले कदम पे लेके जाना है। तो उसके लिए हमें जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साउथ कोरिया या अमेरिका जिस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं जिससे उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलते हैं, ताइवान में सिलिकॉन की फैब्रिकेशन होती है, जापान में सेंसर्स बनते हैं, चाइना और इंडिया में मेनली असेंबली और पैकेजिंग होती है। चाइना भी अब आगे निकल गया, तो अब इंडिया की बारी है। तो हमारा विजन है कि पहले हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसके लिए अभी जो हम देखें हाल के समय में, तो जैसे आईफोन मैन्युफैक्चर पहले हम 1% करते थे 2021 में, अभी अराउंड 14% प्लस हम करने लग गए। हमारा टारगेट है कि 2028 तक हम दुनिया का 25% आईफोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो वो दिखा रहा है कि हमारी पावर ग्रो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, पर हम अभी तक उसको मेनली असेंबल कर रहे हैं। हमारा प्लान है इसमें और ज़रा वैल्यू ऐड करने में। तो ये हमारा विजन है आगे को लेकर। इसके लिए हम कई चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जैसे बोला है कि अगर जो इस बार का हमें एम रखना है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग पावर बनेंगे, इसके लिए हमें अपना स्केल बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन में अपने डिफेक्ट जीरो करने पड़ेंगे, हमें ग्लोबल इम्पैक्ट पर काम करना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी किस चीज़ की, प्रोडक्शन की। हमें अपने सिस्टम को और कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा ताकि भारत में वियतनाम के मुकाबले या थाईलैंड के मुकाबले कम कॉस्ट में चीज़ें उपलब्ध हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार ये भी बोला कि चलो हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे फोकस करेंगे, टैलेंट स्किल पे फोकस करेंगे, जिससे हम जितने इन्वेस्टर्स हैं उनकी पहली पसंद बन जाए। और असल में अभी तक ये क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह यह है कि भारत में ना कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है, क्लियरेंसेस लेने में बहुत टाइम लगता है। सरकार ने बोला हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे और ऐसी स्टेबिलिटी रखेंगे जिससे कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए, विनिर्माण शक्ति बन के भारत उभरे। ताकि उससे होगा ये, अगर आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट करता है, स्किल्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आती है आपकी जनता के अंदर। तो देश को आप आगे ले जाने की और पहली दिशा में आओगे, जहाँ से आपके पास एक बड़ी पावर आप बनोगे, मैन्युफैक्चरिंग पावर। जैसे पहले जापान ने ऐसा किया, जापान से पहले जर्मनी, जर्मनी के बाद जापान, जापान के बाद चाइना, इन देशों के बाद अब भारत का समय आ चुका है। तो इसके लिए होलिस्टिक प्लान की उन्होंने बात की। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की ओर हमें जाना चाहिए, यानी हमें एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, हमें अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, भारत का एक किसान 1 हेक्टेयर में जितनी पैदावार करता है गेहूं या धान की, उसके मुकाबले अमेरिका या चाइनीज़ किसान 10 गुनी तक, 2 गुनी 10 गुनी तक हमसे ज़्यादा उपज करते हैं 1 एकड़ में। प्रति एकड़ उपज में 10-10 गुने का अंतर आ जाता है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे किसान अभी तक पुरानी चीज़ों पर निर्भर हैं, पुराने टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। तो हमने अब सोचा है कि हम अपनी कृषि को मॉडर्नाइज करेंगे, वैल्यू एडिशन पे कोशिश करेंगे। वैल्यू एडिशन समझते हैं क्या होता है? मान लीजिए किसान है,
वो अगर किसान सिर्फ आलू बेच रहा है मार्केट में ले जाके, तो आलू का जो प्राइस है वही उसे मिलेगा। पर उसने अगर 3-4 आलू काट के उसके चिप्स बना दिए और चिप्स बेचने गया, तो चिप्स ज़रा समय तक रह भी सकते हैं और वो चिप्स की कीमत उसको ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि उनको उसमें वैल्यू एड उन्होंने कर दिया। ऑर्गेनिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आप ब्रांड बना सकते हैं। तो यही कोशिश अब सरकार ने कहा इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि हमें ब्रांड बनाने हैं, वैल्यू एडिशन पे काम करना है, हमें वैल्यू चेन को पूरी तरह बदल देना है। भारत के मसाले हो या बासमती राइस हो या चाय हो या मिलेट्स, जो सुपर फूड कहा जाता है, जिसकी भारत में ट्रेडिशनली हम मिलेट्स का इस्तेमाल करते थे अपने खाने में, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने मिलेट्स को त्याग दिया। ज्वार, रागी, बाजरा जैसी जो फसलें हैं, तो अब सवाल आया कि दोबारा उस ओर जाने की बात आई है। मैंगो जैसे फ्रूट जो दुनिया के फलों का राजा है, उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, भारत की जो शहद है उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी रिसर्च इनोवेशन की, ताकि हम बेहतर बीज बना सकें, बेहतर सीड्स बना सकें, डिजिटल एग्रीकल्चर करने की, ताकि मौसम के बारे में और बेहतर डेटा मिल सके, क्रेडिट मिल सके किसानों को, लॉजिस्टिक्स यानी मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉप पहुंच पाए ताकि लॉस ना हो, वेस्टेज ना हो, स्किल डेवलपमेंट और पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के द्वारा हम पहुंच सकते हैं इस लक्ष्य की तरफ। हमारा टारगेट है किसानों की इनकम डबल करने का, 10 लाख करोड़ से अधिक फूड एक्सपोर्ट्स हमें पहुंचाने का, फूड प्रोसेसिंग को हमें दोगुना करने की हमारी उम्मीद है, और मेक इन इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की हमारी उम्मीद है। अगर ये सारे सपने हम पूरे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने देश को एक विकसित भारत की ओर, एक बड़े कदम की ओर लेके जा पाएंगे। तो हमने देखा सप्त शक्ति में, आपने देखा सब धराओं में पहली धरा है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी है एग्रीकल्चर और तीसरी है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष। जहां आप एक कोशिश ये करते हैं कि जो अनुसंधान आप कर रहे हैं वहां पर आप नवाचार आप कर रहे हैं, नवाचार में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ वो स्पेस है जहां भारत के पास असीम क्षमता है। हम एआई की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, हम 6G की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें, इन क्षेत्रों पर भारत फोकस करने वाला है अगले कुछ सालों में, जिससे कि जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि एआई के रेस में भी हम पिछड़ना नहीं चाहते, तो हम डीप टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप है, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर्स, इसके ऊपर काम करें। हमारी उम्मीद है कि हम 2030 तक टॉप 3 कंट्रीज बन जाएंगे एआई में। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा लक्ष्य है कि हम भाई 44 बिलियन डॉलर की स्पेस इकोनॉमी बने 2033 तक। अगले 5 सालों में हमने 50 से ज़्यादा लॉन्च करने की प्लानिंग कर रखी है। हमारा प्लान है कि हम 6G को स्टैंडर्ड बना दें और उसके लीडर बन जाएं 2030-35 तक। यहाँ तक कि 6,000 करोड़ रुपए का हमारा नेशनल क्वांटम मिशन बनाया गया है, जिससे क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम होगा। इंडिया का 10,000 करोड़ का एक मिशन है एआई मिशन, जिससे खुद का एआई इकोसिस्टम बने। इसरो और इन स्पेस मिलकर कैसे हम अपने स्पेस सेक्टर में जो हमारी पहुंच है उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, ताकि वो भी प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपीट कर प्रॉफिट कमा सके। भारत का 6G विजन है, ताकि पूरी तरह भारत में एक 6G का स्टैक डेवलप हो। और ये सब डेवलप करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा टैलेंट। तो न सिर्फ हम इन चीज़ों में निवेश करेंगे, बल्कि हम एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, इन सब पे काम करेंगे। और यहाँ तक कि हम ग्लोबल कोलैबोरेशन पर भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे इन चीज़ों पर हम और आगे बढ़ सकें। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम निश्चित रूप से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी आगे जाएंगे। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात है अगर आप ये सब करना चाहते हो तो कोई दिल्ली या बेंगलोर में बैठकर ही करे, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए पूरे देश भर में कनेक्टिविटी, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बात आती है गति शक्ति की, जहां बात की गई है कि हमें ज़रूरत है एक वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की। तो इसलिए गति शक्ति, जहां पर प्रायोरिटाइज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को, जहां 16 मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत जितने भी मिनिस्ट्रीज आती हैं, जितने 16 मिनिस्ट्रीज हैं, इनके अंदर जो डिपार्टमेंट है, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन बेहतर करने की बात की गई है। बेहतर इम्प्लीमेंटेशन जिससे हो सके, जिससे हम अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटा सकें। जैसे अभी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमारा बहुत खर्च होता है। जीडीपी का लगभग 13 से 14% खर्चा जाता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में। अगर वो हम 10% से कम कर पाएँ, जो हमारा लक्ष्य है, तो हम बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स में अच्छा कर पाएंगे। मतलब अगर आपको एक सामान एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कम खर्च लग रहा है, तो उस सामान
आपकी लागत कम पड़ी तो आप उसको अच्छी प्राइस पर बेच पाओगे। तो इसके लिए भारत ने कई परियोजनाएं शुरू करी हैं, जैसे भारतमाला परियोजना है जहां हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए हैं, रेलवे को मॉडर्नाइज किया, उसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाए हैं। सागरमाला प्रोग्राम है जहां हमने भारत के सभी पोर्टों को जोड़ने के लिए सागरमाला का प्रोग्राम बनाया। उड़ान के तहत हमने उड़ान 4.0, जिससे कि न सिर्फ अब उड़े देश का आम नागरिक बल्कि उड़े देश की आम फसल ये तक की सुविधा दी गई है। हमने पाइपलाइन ग्रिड की बात करी है। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर जीआईएस मैपिंग, डेटा की लेयर है, आपको दिखता है रियल टाइम में कितना काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब अगर हम कर पाते हैं तो हमारा जो विजन है कि हम जीडीपी की ग्रोथ को 1 से लेकर 1.5% सिर्फ इसलिए बढ़ा देंगे कि अगर हमने अपना ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी अच्छी कर दी। इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 22 मिलियन तक हमें रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे, हम बेहतर डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ये सारे विजन पूरे हो सकते हैं गति शक्ति के दौरान। उसके बाद रक्षा शक्ति, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उठाया, रक्षा शक्ति, जहां बोला गया कि अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाए तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। सेल्फ रिलायंट में आपको पता होगा तेजस भारत का प्रोग्राम है। इसके अलावा इंडिया एएमसीए के ऊपर काम कर रहा है जिसमें भारत की निजी कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं। फिर अर्जुन जो हमारा टैंक है, हमने और ज़्यादा कॉम्बैट व्हीकल बनाए हैं। आकाश, अश्विनी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, हम खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और इस बार हमने लगभग 3 लाख करोड़ प्लस का डिफेंस प्रोडक्शन की बात करी है। हम डिफेंस का एक्सपोर्ट का टारगेट हमारा है कि हम 50,000 करोड़ तक पहुंच पाए वहाँ। हम ये चाह रहे हैं कि जितना इंडिजिनस हमारे देश में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिफेंस का जो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं 60% वो भारत के देश में बने। ये हमारे लक्ष्य हैं और अभी हमने कई चीज़ें हासिल भी करी। जैसे इस बार भारत ने कई देशों को एक्सपोर्ट किया। पिछले कुछ सालों में हमने डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ाया है। हमने आईडेक्स नाम का इनिशिएटिव शुरू किया जिससे हमारी मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं वो भी डिफेंस सेक्टर में काम कर सके। मेक इन इंडिया डिफेंस में काम कर रहा है। हमने आर्म फोर्स की कैपेसिटी डेवलपमेंट की कोशिश की है। 5,000 से अधिक हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम किया है। एआई, ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनकी प्रोडक्शन पर काम करने की शुरुआत की गई है जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके, रक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बन सके, सुरक्षित हो सके और सही मायनों में एक विकसित भारत की ओर लेके जा सके। तो ये विचार है किसका, रक्षा शक्ति का। तो इसमें जो विजन है और जो हमने किन एरियाज पे काम किया है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इन सब एरियाज पे हम काम करने की कोशिश करें जिससे असल में एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। आगे देखते हैं एक और पॉइंट जो था हरित एवं समृद्ध समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, जिससे कि हम एक क्लीन एनर्जी डेवलप कर पाए। और अगर ये वो विजन है जैसे हम 500 गीगावाट चाहते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल में कैपेसिटी बनाना, हमारा टारगेट है 200, आप कह सकते हो 200 गीगावाट तक न्यूक्लियर एनर्जी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन तरह की चीज़ों के द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे भारत प्लान कर रहा है अलग अलग चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। यानी विकसित भारत बनने के लिए 7 पॉइंट अगर पूरे होते हैं तो हम अलग दिशा में लेके जा सकते हैं। छोटे सपनों को साकार करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी हमारा नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है, नमामि गंगे है, ब्लू रेवोल्यूशन है, पीएम कुसुम स्कीम है। ये सारी स्कीम जो है इन्हीं को जोड़ती हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि पीएम मोदी ने जो बोल दिया भाई सप्त हम सिंधु की तरह जो हमारी सप्त दिशाओं में हम काम करेंगे, चीज़ों को लेकर आगे जाएंगे, सिर्फ बातें हैं, इन पर काम भी हुआ है। तो आपको दिख रहा है हमारे टारगेट्स, हमारा जो एम है जैसे सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रभाव बनाना, सॉफ्ट पावर डेवलप करना, इसके लिए हम कल्चर को, वैल्यूज़ को, आइडियाज़ का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेशनल योगा डे की बात हो गई, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, ये हमने बिल्ड किया। नेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है कई देशों में काम कर रहा है। हम आनंद मंदिर से लेके अंकोर वाट तक कई मंदिरों के पुनरुत्थान पे काम कर रहे हैं। हम अपने फूड को, अपने कल्चर को, अपने क्राफ्ट को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाना चाहते हैं। तो ये 7 विजन जो है, ये 7 विजन प्राइम मिनिस्टर की इस स्पीच की सबसे खास बात रही जहां उन्होंने बोला कि हम अब एक सप्तधारा के द्वारा, शक्तियों की सप्तधारा के द्वारा अपने देश को विकसित बनाएंगे। इसके उपरांत ये भी खबर दी गई कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए सरकार मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करेगी। हम और कई बड़े लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है अभी, उसके बारे में उन्होंने बोला कि फ्यूल सप्लाई डिसरप्ट हो गया है, काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन भारत उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा। और ये भी डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर ने कि हम एक डिफेंस, सिविल डिफेंस फोर्स खुद की डेवलप करेंगे। पीएम मोदी ने बोला है कि हमने लगभग 40 देशों के साथ एफटीए किया है। इस एफटीए को हम अगर ठीक से यूटिलाइज करें तो हम आगे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल सकते हैं। यहाँ तक कि नहीं, हमारा ये भी एम है कि दुनिया हमको 47 में दूसरे नज़रिए से देखे। शांति एक्ट पास हुआ,
तो हमारा प्लान है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बनाने का 2047 तक। ओवरऑल न्यूक्लियर एनर्जी का हमारा टारगेट है 200 गीगावाट। 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात चल रही है। वोकल फॉर लोकल में बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशंस तो हमें ऑलरेडी प्रायोरिटी पर है ही हैं। तो ये कई सारी ऐसी डिस्कशन थी जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सामने रखा भारत के इस विजन को, और इसी विजन को देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि भारत किस तरह इनको हासिल कर सकता है, और उम्मीद करते हैं कि भारत इन सब को हासिल करे। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS।